तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट का एओसी लेने का जो प्रोसीजर है ना, सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, किस रूल के अनुसार होता है? रूल नंबर 134 के हिसाब से। किसके लिए? शेड्यूल ऑपरेटर के लिए। और कौन सा मैनुअल को फुलफिल करना पड़ता है? एओसी मैनुअल के 3100। हाँ कि नहीं? यही हम पढ़ रहे हैं ना अभी, केप 3100 के बारे में। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है, इसमें एक्चुअली में सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स के बारे में है। किसके बारे में है? सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। सर्टिफिकेशन प्रोसीजर को 5 फेज में डिवाइड किया गया है। ये डीजीसी में क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ध्यान से सुनना। दिख रहा है ना मेरा पीपीटी? 5 फेज में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला फेज क्या है? प्री एप्लीकेशन। बताऊंगा, समझाऊंगा आगे। प्री एप्लीकेशन फेज। दूसरा फेज क्या है? फॉर्मल एप्लीकेशन। फॉर्मल एप्लीकेशन। इसके बाद है एक डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन। डॉक्यूमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। और चौथा फेज है क्या? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन। और पांचवा फेज है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन। तो ऐसे 5 फेजेस को अगर तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कोई भी शेड्यूल्ड ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए? एओसी जो मिलता है शेड्यूल ऑपरेटर के लिए, किस तरीके से वो गेन करता है, उसको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है, किन किन डीजीसीए की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ता है, वो सारी चीजें इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप को, एक एक फेज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें डीजीसीए में क्वेश्चन आया कि एओसी सर्टिफिकेशन फेज कितना है, वो शेड्यूल हो नॉन शेड्यूल हो दोनों में 5 फेज रखा गया है। ठीक है, तो एक एक फेज को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 2 में बोला गया द सर्टिफिकेशन प्रोसेस रिक्वायर्स द डीजीसीए टू एसरटेन थ्रू ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस रखा है सर्टिफिकेशन प्रोसेस, और उस सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कितना फेजेस इन्वॉल्व है? 5 फेजेस इन्वॉल्व है। ओके, तो उसका सबसे जो पहला फेज है वो है प्री एप्लीकेशन फेज। प्री एप्लीकेशन फेज। ओके, इसको याद रखना, आगे काम आएगा। ड्यूरिंग दिस फेज द एप्लीकेंट कंडक्ट्स इनिशियल स्टडीज, प्रिपेयर्स प्लान्स, मेक्स इंक्वायरीज फ्रॉम डीजीसीए। मतलब ये ऐसा स्टेज है जिस स्टेज में एप्लीकेंट क्या करता है? ऑपरेटर नहीं बना है, इसलिए उसको एप्लीकेंट बोला गया है यहाँ पे। तो वो इनिशियल स्टडी करता है, अपना खुद का प्लान बनाता है, कुछ डीजीसी से इंक्वायरी करता है, ऐसे डीजीसी के ऑफिसर्स के पास जाके ऐसे इंक्वायरी करेगा, ये सारी चीजें करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद the prospective applicant at this stage is required to submit a statement of intent। वो इंक्वायरी किया, प्लान किया, स्टडी किया, तो उसका खुद का क्या इंटेंशन है, वो करना क्या चाहता है, किस टाइप का ऑपरेटर बनना चाहता है, किस टाइप का शेड्यूल ऑपरेटर। हाँ कि नहीं? उसका क्या इंटेंशन है, उसके ऊपर खुद का एक स्टेटमेंट लिख के देगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। क्या क्या देगा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में, आगे जाके डिटेल्स में है नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में बस याद रखना कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट देगा। दूसरी बात, वो एक शेड्यूल्ड ऑपरेटर बनना चाहता है। हाँ कि नहीं? तो वो शेड्यूल्ड ऑपरेटर बनना चाहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास जाएगा और क्या अप्लाई करेगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए।
ठीक है। अगर तुमने इंडियन एयर स्पेस में एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराना चाहते हो तो तुम इंडियन एयर स्पेस यूज कर रहे हो, तो उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया उसके पास से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। उसके बाद तुमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर लेके आ गया या लेके नहीं भी आया तो तुमने खाली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जमा किया है तो डीजीसीए तुम्हारी बातों की बेसिस में तुम्हारे लिए एक प्री एप्लीकेशन मीटिंग अरेंज कर देगा। ठीक है। प्री एप्लीकेशन मीटिंग जब अरेंजमेंट कर देगा उसमें क्या क्या होगा फिर बता रहा हूं, हम एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तुम्हें डीजीसीए उसमें बताएगा पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद भी तुम्हारे को क्या डिसीजन लेना है वो अलग बात है, हाँ कि नहीं। तो डीजीसीए तुम्हारे लिए प्री एप्लीकेशन मीटिंग अरेंज कर रहा है। However, a pre-application meeting can be conducted for applicant who does not have a NOC। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ना कि तुम्हारे पास एनओसी नहीं है तो भी तुम्हारे लिए क्या गाइड कर दिया जाएगा, अरेंज कर दिया जाएगा प्री एप्लीकेशन मीटिंग। ओके। और तुम्हें पूरा प्रोसेस के बारे में गाइडेंस दे दिया जाएगा। ओके। और एक बार प्री एप्लीकेशन मीटिंग हो गया तो तुम्हें उसके बाद क्या मांगा जाएगा, भाई तू एनओसी लाके सबमिट कर। एनओसी एक बार लाके सबमिट कर दिया तो तुम्हारा डिसीजन अगर हाँ कि नहीं आगे प्रोसीड करना है कि नहीं पता चल जाएगा। ठीक है। तो तुमने एक बार एनओसी सबमिट कर दिया तो उस केस में तुम्हारे लिए नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो तुम बताओ पहला स्टेज में क्या क्या हुआ, तुम जाके डीजीसीए से इंक्वायरी किया, तुम्हारी इनिशियल स्टडी किया या तुम कुछ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जमा किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से एनओसी लिया और तुम्हारे लिए डीजीसीए ने प्री एप्लीकेशन मीटिंग अरेंज किया। या तो प्री एप्लीकेशन मीटिंग के बाद भी तुम एनओसी जमा कर सकते हो। ओके। अगर एक बार एनओसी जमा हो गई, प्री एप्लीकेशन मीटिंग हो गया, मतलब तुम नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो, दूसरा फेज में। और दूसरा फेज का नाम है फॉर्मल एप्लीकेशन फेज। ये सेकेंड फेज है। ये सेकेंड फेज में क्या होता है, on completion on completion phase if applicant desires to proceed, मतलब पहला फेज कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेंट को लगता है कि आगे बढ़ना है, आगे और फेजेस को फेस करना है, तो द एप्लीकेंट सबमिट द एप्लीकेशन। अपेंडिक्स ए में जाओ, तुम्हारे लिए टास्क है, जाके देख लेना। तो डीजीसी के पास जाके वो क्या भरेगा, अपेंडिक्स ए में एप्लीकेशन दिया है उसका जेरॉक्स निकल और लाके भर। तो खाली वो एप्लीकेशन भरने से थोड़ी ना होगा, उसके साथ क्या देना पड़ेगा, फीस। तो फीस देना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, 134A वाले वो फीस कौन सा रूल के हिसाब से देंगे, कोई नहीं बता पा रहा है, चुप हो गए। 134A शेड्यूल ऑपरेटर, 134 शेड्यूल ऑपरेटर, 134A नॉन शेड्यूल ऑपरेटर और 134B एरियल वर्क वाला एयरक्राफ्ट के लिए। और 134C क्या है, 134C है फीस। ओके। तो ये नेक्स्ट पेज में जा रहा है। किसी का एक माइक बहुत आवाज कर रहा है, म्यूट करके रखो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेंट क्या है, सेकेंड फेज में आ गया है, सेकेंड फेज शुरू करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन भरना पड़ेगा और फीस भरना पड़ेगा। एंड जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करके, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो लगा के फीस के साथ, एप्लीकेशन के साथ डीजीसीए को दे देगा। इस तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा शायद, है तो पूछो। The DGCA will then make a formal assessment। कौन सा फॉर्मल असेसमेंट करेगा, जो भी तुमने डॉक्यूमेंट दिया है, जो भी तुमने एप्लीकेशन दिया है, जो भी डिटेल्स दिया है उसके ऊपर असेसमेंट करेगा।
कि वो उसका कितना कंप्लीटनेस है, कितना जेन्युइननेस है, कितना सही है तुमने एप्लीकेशन और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट दिया है। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर दिया हो। एक बार बना के दे दिया है और डीजीसीए ने असेसमेंट कर लिया है, तुम्हारे जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट लगा डीजीसीए को, तो उस केस में डीजीसीए क्या करेगा, तुमको फिर से इनवाइट करेगा। किसके लिए? डीजीसीए फिर से तुम्हारे लिए अरेंज करेगा फॉर्मल एप्लीकेशन मीटिंग। क्या अरेंज करेगा? फॉर्मल एप्लीकेशन मीटिंग। इसमें क्या डिटेल्स डिस्कस होगा? वेयर द डिटेल्स रिलेटिंग टू द सर्टिफिकेशन प्रोसेस बी फॉर्मली डिस्कस्ड। मतलब तुमको किस तरीके से सर्टिफाई किया जाएगा, मतलब एओसी मिलेगा, उसके बारे में क्या किया जाएगा, इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। तो तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री एप्लीकेशन मीटिंग कौन सा फेज में होता है? दैट इज प्री एप्लीकेशन फेज में। फॉर्मल एप्लीकेशन मीटिंग कौन सा फेज में होता है? तो फॉर्मल एप्लीकेशन फेज में। ओके, इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो तीसरा फेज आता है दैट इज डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन फेज। ये तीसरा फेज है। तुमने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट किया, फीस सबमिट किया, सारे डॉक्यूमेंट दे दिया, हाँ, फॉर्मल एप्लीकेशन मीटिंग भी हो गया। तो तीसरा फेज में जो भी डॉक्यूमेंट दिए हो या बना के प्रिपेयर किए हो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन? शेड्यूल ऑपरेटर का। तो उसके लिए तुम्हारे के पास डीजीसीए खुद आएगा। ड्यूरिंग दिस फेज डीजीसीए विल अंडरटेक ए डिटेल्ड स्टडी। डीजीसीए बहुत काम करेगा किसके ऊपर? एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट्स मैनुअल के ऊपर, विच accompanied with the formal application। मतलब सेकेंड फेज में एप्लीकेशन के साथ तुमने जो जो डॉक्यूमेंट्स कनेक्ट करके दिया था, जोड़ के दिया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या करेगा? डिटेल्ड स्टडी करेगा और वो सही तरीके से बना है कि नहीं देखेगा। The document must be complete, accurate and current to satisfy the DGCA's requirements, qualification and experience of the nominee for designated post holders will evaluated and designated post holder will be interviewed। देखो इसमें मैं सब कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट सब चेक करेगा, उस डॉक्यूमेंट कितना कंप्लीट है, और उसके साथ जो भी तुम पोस्ट होल्डर को भी रखे होंगे ना, वो सारे पोस्ट होल्डर का इंटरव्यू भी इस फेज में ले लेगा। ठीक है, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम विल बी ग्रांटेड। एक बार डीजीसीए ने देख लिया तुम्हारे डॉक्यूमेंट कितना सही है तो अप्रूव कर देगा, और तुम्हारा पोस्ट होल्डर को इंटरव्यू करने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर सही है तो। Before the inspection phase can commence, there will be a series of discussion between DGCA and the approved acceptance post holder। ऑपरेटर के पास, सॉरी, एप्लीकेंट जो ऑपरेटर बनना चाहता है, उस एप्लीकेंट का जो पोस्ट होल्डर्स रखा होगा, उसका और डीजीसीए के बीच में बहुत सारा डिस्कशंस होगा। ठीक है, वो डिस्कशन से बहुत कुछ निकल के आएगा तुम्हारी एप्लीकेंट के बारे में। कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियां निकलेगी या डीजीसीए ने कुछ और प्रपोज किया, तो तुम्हें वो डीजीसीए और वो एप्लीकेंट अंडरस्टैंड करके वो सारी चीजें रेक्टिफाई कर देंगे। ये था थर्ड फेज, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और पोस्ट होल्डर्स की एक्सेप्टेंस के बारे में। फोर्थ फेज क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन। देखो अभी तक जितनी बातें चल रही थी ना, सब कुछ बातों बातों में हो रहा था या डॉक्यूमेंट्स में हो रहा था या मीटिंग्स के जरिए हो रहा था, लेकिन ये जो फेज है ये थोड़ा अलग है। क्या है? पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द एप्लीकेंट नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट टू द डीजीसीए that applicant is in a position to conduct the proposed operations in accordance with the procedure detailed in the documents or manuals reviewed during the document evaluation phase। क्या क्या रिव्यू किया?
तुम्हारे पास कितना पर्सनल है, तुम्हारे पास फैसिलिटी क्या है, इक्विपमेंट क्या है, जो भी तुमने एप्लीकेशन में डिटेल किया है, वो सब के अकॉर्डिंग किस तरीके से तुम काम करके दिखाएगा। तुम एयरक्राफ्ट का कितना रखा है, एयरक्राफ्ट दिखाओ, मेंटेनेंस फैसिलिटीज दिखाओ, मेंटेनेंस करके दिखाओ, और बाकी अरेंजमेंट, ये सारी चीजें इंस्पेक्शन किया जाएगा और डेमोन्स्ट्रेट करके दिया बोला जाएगा। और क्या है, किसी को ट्रेनिंग देने का प्रोसीजर रखा है तो वो सब दिखाओ, या और कोई प्रोग्राम ही बनाया है, ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग सब कुछ करके दिखाओ बोलेगा। डेमोन्स्ट्रेशन, रिहर्सल टाइप का, जैसे थिएटर होता है, थिएटर से पहले एक रिहर्सल नहीं होता है, उस टाइप का। ओके, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वो भी तुम्हारे को दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करता है, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीजें करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद तुम ग्राउंड हैंडलिंग, फ्लाइट ऑपरेशंस, फैसिलिटीज, सर्विसेज फॉर पैसेंजर, बैगेज, कार्गो हैंडलिंग, इंक्लूडिंग तुम अगर डेंजरस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करोगे, तो उसको करके दिखाओ बोलेगा। ठीक है। और एक होता है लोड एंड ट्रिम सीट, वो पर्सनल कैसे ट्रेंड है उनको एसेस किया जाएगा, लोड एंड ट्रिम सीट प्रिपेयर करके बनाओ बोला जाएगा। और क्या किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रूविंग फ्लाइट्स या वैलिडेशन फ्लाइट्स भी कंडक्ट किया जाएगा इस फेज में। क्यों प्रूविंग फ्लाइट्स, मतलब विदाउट पैसेंजर इस एक जगह से दूसरी जगह को, डेस्टिनेशन को फ्लाइट कंडक्ट करके दिखा बोले जाएगा, तुम्हें कंडक्ट करके दिखाना है। ठीक है। ये सारी प्रोसीजर्स में अगर डीजी से सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारे को प्रोसीड करेगा किस फेज के लिए, लास्ट फेज, दैट इज सर्टिफिकेशन फेज। लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये फेज को जाने से पहले तुम्हारी एयरक्राफ्ट, फैसिलिटी, प्रोसीजर, ऑपरेशन मैनुअल, ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन, केम, कंटिन्यूइंग एयरवर्नेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन, या इसको मेंटेनेंस कंट्रोल मैनुअल भी बोला जाता है, या ट्रेनिंग, चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें जो मेन मेन चीजें सबको डेमोन्स्ट्रेट करके तुमने दिखाया होगा। तो उसके बाद आता है डीजीसीए का काम, किस फेज में, लास्ट फेज में। इस फेज में जो भी होता है वो डीजीसीए करता है, तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब एप्लीकेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फेज में डीजीसीए डिसीजन लेगा, या कुछ कमियां हैं तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए बोलेगा। और उस फेज में तुम्हें डीजीसीए क्या देगा, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट देगा और उससे एसोसिएटेड ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस देगा। कितना पार्ट में, दो पार्ट में, एक ही सर्टिफिकेट है लेकिन उसका दो पार्ट है। एक पार्ट में एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट रहेगा, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का दूसरा पार्ट में रहेगा एसोसिएटेड ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन। ये है शॉर्टली हम समझ लिए कि एक एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेके शेड्यूल ऑपरेटर बनने के लिए कितना फेज से गुजरना पड़ता है, 5 फेजेस से गुजरना पड़ता है। अगर तुम ये 5 फेजेस को पास कर लेते हो तो तुम्हें मिल जाएगा एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। A major objective of the air operator certification is to, मतलब एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर दैट एप्लीकेंट फॉर एन एओसी, जो एओसी का एप्लीकेंट है वो फुल्ली अवेयर है और उसको क्लियरली अंडरस्टूड है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स क्या करना है, कंप्लाई करना है, ऑब्लाई करना है, ऑब्लिगेशन करना है, वो सारी चीजें वो इस मतलब पता कर लेगा। इसी के लिए इसको फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अगर तुम नहीं समझते हो कि तुम्हारा क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, तुम्हारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना है,
ऐसे ही आंख बंद करके चला तुम्हारी पैसा है बोल के, तुम क्या कंप्लाई करोगे, किस तरीके से कंप्लाई करोगे, तुम्हें पता नहीं होगा। नहीं होगा तो तुमने एक सेफ, एफिशिएंट एंड रेगुलरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन कर पाएगा क्या? मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम्हारी जो एप्लीकेंट है, जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट ले रहा है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो आगे बढ़ेंगे, डाउट है तो क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। डाउट नहीं है? चलो। The type of aircraft proposed may require the applicant to provide DGCA staff with type-specific training. If DGCA does not have the type-qualified inspector on its strength, the applicant will be responsible for the cost of training of a maximum 2 FOI and 2 AWI, also any other officers if needed. देखो, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं पीपीटी में, ठीक है, तो हम फिर शुरू कर लेंगे। जो तुम्हारे को टाइप सर्टिफिकेट तो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलता है ना, सॉरी क्या मिलता है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलता है ना, ये जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलता है कितना फेजेस मिलता है? 5 फेजेस में मिलता है। तो इसमें डीजीसीए का पर्सन्स भी इन्वॉल्व है और एप्लीकेंट आगे जाके जो क्या बनने वाला है, ऑपरेटर बनने वाला है, शेड्यूल ऑपरेटर, याद रखना। तो दोनों इन्वॉल्व है, तो एप्लीकेंट तो खुद अकेला नहीं है ना, उसके साथ क्या है, पोस्ट होल्डर्स है। और ये जो डीजीसीए है, डीजीसीए के साथ कौन है, डीजीसीए के पास एक्चुअली में एक सर्टिफिकेशन टीम है। कौन है? सर्टिफिकेशन टीम है, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन टीम पूरा देखती है। तो ये जो सर्टिफिकेशन टीम में एयरवर्दनेस इंस्पेक्टर, फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर्स, ठीक है, वो काम करते हैं तुम्हें सर्टिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे वो बोला जाता है कि तुम ऐसा कोई एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो, इंडिया में पहली बार लेके आ रहे हो, उस एयरक्राफ्ट के ऊपर जो डीजीसीए का पर्सनल है, कोई भी डीजीसीए का पर्सनल उस एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या नहीं लिया है, टाइप स्पेसिफिक ट्रेनिंग। वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, टाइप स्पेसिफिक ट्रेनिंग, या एयरवर्दनेस से रिलेटेड हो, दोनों में से किसी के पास भी कोई भी टाइप का ऑपरेशन से रिलेटेड टाइप सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, सॉरी टाइप स्पेसिफिक ट्रेनिंग या एयरवर्दनेस से रिलेटेड टाइप स्पेसिफिक ट्रेनिंग डीजीसीए पर्सनल के पास नहीं है, और तुम एप्लीकेंट अप्लाई कर दिए हो उस टाइप का एयरक्राफ्ट को लाके तुम इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाओगे, तो उस केस में वो डीजीसीए का पर्सनल तुम्हारा उस एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन कर पाएंगे क्या? तो इस केस में एक कंडीशन रखा गया है डीजीसीए के द्वारा, जो भी एप्लीकेंट है वो एटलीस्ट 2 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर, 2 एयरवर्दनेस इंस्पेक्टर, कहाँ का ये डीजीसीए का है, और कोई ऑफिसर का जरूरत पड़ा तो, ठीक है, वो ऑफिसर्स को क्या करेगा, ट्रेनिंग के लिए लेके जाएगा खुद का कॉस्ट में, मतलब एप्लीकेंट खुद कॉस्ट उठाएगा, उनको ट्रेनिंग देगा, और जब ट्रेनिंग लेके वो आ जाएंगे और एयरक्राफ्ट जब ये एप्लीकेंट उनको दिखाएगा, तो वो डीजीसीए का पर्सनल इनके ऊपर क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ओके, वही बात ये पूरा पैराग्राफ में यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है। ओके,
In the event the holder of an AOC inducts or replaces any of the aircraft with a new type of aircraft or an aircraft for which type qualified inspectors are not available with DGCA at the time in service, the AOC holder shall incur the same responsibility and expenses as outlined in paragraph 2.3. देखो, मान लो तुम्हें एओसी मिल गया तो तुमने एओसी होल्डर बन गए हो, ऑपरेटर बन गए हो, हाँ कि नहीं? तुम फ्यूचर में तुम्हारी एयरक्राफ्ट की फ्लीट में कोई न्यू टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट लेके आ रहे हो या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट लेके आ रहे हो जो डीजीसी इंस्पेक्टर के पास उनका कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर से 2.3 में हमने जो बात पढ़ा, तो फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर, दो एयरवर्दनेस इंस्पेक्टर और एनी अदर ऑफिसर को अगर जरूरत पड़ा तो उनको तुम क्या करेगा? ट्रेनिंग देगा। सेम थिंग, खुद की कॉस्ट में। समझ में आया? तो ये था सेकेंड चैप्टर में, और सेकेंड चैप्टर में और ज्यादा कुछ है नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो तुम्हें मैं बताया था ये जो तुम्हारा टीम है, कौन टीम है? डीजीसीए से जो आते हैं, किधर से आते हैं? डीजीसीए से जो आते हैं, कुछ इंस्पेक्टर मिलके फ्लाइट ऑपरेशन से रिलेटेड, कुछ एयरवर्दनेस इंस्पेक्टर, कुछ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर मिलके उनका एक टीम बनता है। क्या बोलते हैं उस टीम को? सर्टिफिकेशन टीम। तुम्हारा माइक बंद करो यार, तुम्हारा माइक बहुत साउंड देता है। ठीक है, सर्टिफिकेशन टीम। ये जो सर्टिफिकेशन टीम है ना, ये सर्टिफिकेशन टीम का एक हेड रहेगा। उस हेड को क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट मैनेजर। यहां लिखा है देखो, इनिशियल इशू ऑफ एन एओसी टुगेदर विथ ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन। ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हें खाली एओसी नहीं मिलता है, तुम्हें एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के साथ ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन भी मिलता है, which is required for the intended operations। ऑब्वियसली भाई, तुम किस टाइप का एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो, तुम्हारी क्या स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस होगा, वो किसको पता है? हाँ, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो प्रोवाइड करोगे, लेकिन तुम लैंडिंग किस तरीके से करोगे, तुम्हारा कितना अल्टीट्यूड में जाके फ्लाई करोगे, बहुत सारी चीजें, तुम्हारे एयरक्राफ्ट का कंस्ट्रक्शन किस टेक्नोलॉजी से हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होगा। ठीक है, इंजन शट डाउन हो गया तो तुम्हारा क्या प्रोसीजर रहेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो उस केस में तुम्हारे को हेल्प करेगी एक सर्टिफिकेशन टीम। तुम्हारी जो पूरा का पूरा पांचों को पांचों फेजेस है ना, पांचों का पांचों फेजेस में सर्टिफिकेशन टीम इन्वॉल्व रहेगा, सर्टिफिकेशन टीम ऑन बिहाफ ऑफ डीजीसीए। और वो रिकमेंडेशंस देता रहेगा, किसको? वो सर्टिफिकेशन टीम का हेड को। और वो सर्टिफिकेशन टीम का हेड कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये भाई साहब अपना जो रिकमेंडेशन सर्टिफिकेशन टीम से निकालेंगे, ये सबमिट करेंगे सेम और कंप्लीटेड चीजें साइन करके, किसको? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को। ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कौन है? ये है एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट का पर्सन। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ऐसे तीन चीजें तुम्हें याद रखना है। बोलो, एक सर्टिफिकेशन टीम, उनका हेड कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर, और लास्ट को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर बीच में रह गया। ठीक है, सर्टिफिकेशन टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ये लोग तुमको हेल्प करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डीजीसीए टू गेट ए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट विथ ऑपरेशंस स्पेसिफिकेशंस। ओके, जो बात मैंने 2.3 में बताया वो बात यहाँ पे फिर से बोला है। देखो, the type of aircraft proposed if not previously registered in India, पहले कभी इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, इसका मतलब डीजीसीए स्टाफ के पास उसका कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, टाइप स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो तुम्हें क्या करना है?
ट्रेनिंग देना है एप्लीकेंट खुद की कॉस्ट में, 2 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को और 2 एयरवर्दनेस इंस्पेक्टर को और कोई अदर ऑफिसर्स को जरूरत पड़ा। ओके, समझ में आया? अभी दूसरी बात, एक ऑपरेटर बनना छोटी सी बात तो है नहीं कि तुमने फेजेस को देख लिया, सर्टिफिकेशन फेजेस को, और उसके हिसाब से सीधा सीधा जाके उस दिन वो काम ऐसे ही हो गया। नहीं, इसमें तुम भी इन्वॉल्व हो, मतलब एप्लीकेंट भी इन्वॉल्व है और डीजीसी का पर्सन भी इन्वॉल्व है, तो उनको सर्टेन टाइम देना पड़ेगा ना कि तुम कौन सा दिन कौन सा चीज रेडी रख रहे हो, हाँ कि नहीं? तो द रिटन स्टेटमेंट बनेगा किसके द्वारा? बाय द एप्लीकेंट फ्रॉम ए स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स बी। वो उसका फॉर्मेट कहां दिया गया? अपेंडिक्स बी में दिया गया, जाके देख लेना कि कौन सा आइटम, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा मैनुअल, कौन सा एक्टिविटी, कौन सा एयरक्राफ्ट फैसिलिटी प्रोक्योरमेंट, जो भी चीजें एप्लीकेंट डीजीसीए से इन्वॉल्व होके वो काम करने वाले हैं, वो डीजीसीए को एक शेड्यूल ऑफ इवेंट्स देगा रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। मतलब जैसे तुम्हारा कुछ होता है, कॉलेज में क्लासेस होता है या तुम्हारी मेंटेनेंस में काम होता है, कुछ भी होता है, एक टाइम टेबल शेड्यूल बोल के कुछ होता है कि नहीं होता है ना? तो ये जो एप्लीकेंट है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, उनके साथ प्री कोऑर्डिनेट करके एक शेड्यूल ऑफ इवेंट बना के डीजीसीए को सबमिट कर देंगे। तो डीजीसीए के ऑफिसर्स को बार बार जाके कुछ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो आएंगे, उनको शेड्यूल ऑफ इवेंट्स दिया गया है और तुमने शेड्यूल ऑफ इवेंट्स बनाया है तो तुम्हारे पास भी होगा, और तुम और वो मिलके अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल ऑफ इवेंट्स काम कर दोगे। लेकिन यहाँ पे तुम्हें और एक चीज देना पड़ेगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है? इसको अलग तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ कन्फॉर्मेंस भी बोलते हैं। तुम किसी से फ्रेंडशिप करते हो, कुछ करते हो या कोई काम का ये करते हो तो कमिटमेंट देते हो, प्रॉमिस करते हो कि मैं इतने बजे घर आ जाऊंगा, कि मैं ये काम तेरे को उस डेट को इतना पैसे तेरा रिटर्न कर दूंगा, कमिटमेंट होता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी फिर से डिक्लेरेशन होगा एप्लीकेंट के द्वारा, एक स्टेटमेंट का डिक्लेरेशन। क्या बोलेगा एप्लीकेंट? कि मैं अवेयर हूँ, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, मेरा जो भी रिक्वायरमेंट्स के मैं कौन सा चीजें मैं कंप्लाई करूंगा उसके बारे में मैं अवेयर हूँ, और मैं उसको सही तरीके से कंप्लाई करके डीजीसीए को सेटिस्फाई कर दूंगा, करूंगा, मैं कंप्लायंस करूंगा, मैं क्या करूंगा? कंप्लायंस करूंगा बोल के क्या देगा? एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देगा। किस फेज में देगा यहाँ पे बताया नहीं है, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स किस फेज में देगा वो भी नहीं बताया है, लेकिन आगे जाके बताएगा। ओके, समझ में आया? लेकिन तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्या मिलता है? एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट या परमिट के साथ तुम्हें हमेशा क्या मिलता है? क्या? ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन। हाँ, तो ये तुम्हें नहीं भूलना है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के साथ तुम्हें ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन भी मिलता है। अभी जो डीजीसीए का टीम, जिसको तुम सर्टिफिकेशन टीम बोलते हो, जो तुम्हें हेल्प करेगी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेने में, वो उसका साइज टीम का कितना बड़ा होगा, कितना पर्सन्स काम करेंगे, वो डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप का एप्लीकेंट हो, कितना बड़ा ऑपरेटर बनने वाले हो। ठीक है, और उसका हेड होगा प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो डीजीसी का ही पर्सन होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल है, हु शैल रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ओवरऑल सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये बात याद रखना। ये जो सर्टिफिकेशन टीम है, इसमें कौन सा डिपार्टमेंट का लोग काम करेंगे? इसमें एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट, फ्लाइट स्टैंडर्ड्स, एयरवर्दीनेस, केबिन सेफ्टी, डेंजरियस गुड्स एंड एयर सेफ्टी and other department members as deemed appropriate for the type of operation। मतलब वो ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेशंस करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है अदर डिपार्टमेंट से लोग काम करेंगे कि नहीं। अभी तक तो इतना ही याद रखो, ठीक है? तो इतने डिपार्टमेंट से लोग आएंगे, इंस्पेक्टर्स आएंगे, क्या आएंगे? डीजीसी इंस्पेक्टर्स आएंगे, क्या बनाएंगे?
सर्टिफिकेशन टीम बनाएंगे, ठीक है। और ये जो चेकलिस्ट यूज करेंगे वो अपेंडिक्स डी में दिया गया है, देख लेना, नहीं देखा तो भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है तुम्हारी लेवल 1 पे है, तो हम उतना डीपली इसको पढ़ेंगे नहीं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में इनिशियली तुम्हें एओसी कैसे इश्यू किया जाएगा, तुम्हारी एक एक फेज को ब्रॉडली डिस्कस किया गया है, ब्रॉडली डिस्कस किया गया है। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हो सके कल या परसों खत्म हो जाए। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, क्योंकि इसमें जितना पढ़ा है मैंने उसको पहले याद करो, पहले समझ लो, ठीक है। ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? आशीष, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एओसी के साथ वो सर कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं? ऑपरेशन सर्टिफिकेट। देखो तुम एयरक्राफ्ट खरीदते हो, ऑपरेटर बनोगे, तो तुम्हें आज एक सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ कि नहीं, तुम ऑपरेटर बन गए बोल के। लेकिन बहुत सारा टाइप का स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है, आरवीएसएम है, ईडीटीओ है, आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, अलग चैप्टर में है वो सब, ठीक है। तुम इतना नंबर तुम 29,000 फीट में जाओगे या उससे एबव में जाओगे, तो उसको इंडियन वाला ने बता दिया है कि वो एक आरवीएसएम एयर स्पेस है। कौन सा एयर स्पेस है? आरवीएसएम एयर स्पेस है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आरबीएसएम एयर स्पेस के लिए तुम्हारा एयरक्राफ्ट बना है क्या, उसके लिए तुम्हारे एयरक्राफ्ट सर्टिफाइड है क्या, तो उसके लिए तुमको अलग से क्या मिलेगा, ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन। कब मिलेगा? ड्यूरिंग एओसी मिलते टाइम, ठीक है। तो तुम जो जो एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करने वाले हो उस एयरक्राफ्ट को यूज करके, वो सब ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस आज ए पार्ट ऑफ एओसी मिल जाएगा। और इसलिए तो बोला था स्टार्टिंग में एओसी को दो पार्ट में मिलता है, एक एओसी इटसेल्फ और एक क्या, ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस। ओके, तो आज इतना पढ़ लो घर जाके, और आज का क्लास यहीं पे खत्म। और कोई डाउट? सर एक डाउट है। बोलो। सर सिली डाउट है, ठीक है। डाउट तो पूछो। सर वो जैसे कि आपका ये जो एयर ऑपरेटर होते हैं सर, मेरा वो नहीं है, लोग बोलो। ये सर, तो वो लोग क्या मतलब एयरक्राफ्ट खरीद के मतलब खरीदते भी है क्या? मतलब खरीदने के बाद वो लोग मतलब अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजिस्टर करते हैं क्या एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट्स? मतलब मैं एयर समझा नहीं, ऑपरेटर फिर से पूछो। मतलब जो एप्लीकेंट है, जो एयर ऑपरेटर बनने वाला है, तो उसको तो एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा ना। नहीं सर, वो बन गया है ऑलरेडी, एयर ऑपरेटर बन गया है, ठीक है। उसके बाद वो अपना एयरक्राफ्ट मतलब जैसे 10 एयरक्राफ्ट खरीद लिया इंडिगो ने, है ना। 10 एयरक्राफ्ट खरीद लिया, उसके बाद वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में मतलब वो करेगा क्या, रजिस्टर करेगा क्या? अपना ऑर्गेनाइजेशन में क्या रजिस्टर करेगा? मतलब जैसे अपना उसका ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो काम कर रहा है, इंडिगो है, ठीक है तुम ना। एयरक्राफ्ट तो अगर वो इंडिया में लेके आते हो ना, तो वो एयरक्राफ्ट को डीजीसी के पास इन अकॉर्डेंस विद सीआर सेक्शन 2 सीरीज है पार्ट 1, उसके हिसाब से रजिस्टर करना पड़ता है। ओके, रजिस्टर डीजीसी के पास करेगा। अपना ऑर्गेनाइजेशन में क्या रजिस्टर करेगा मुझे नहीं पता, अपना ऑर्गेनाइजेशन में तो रजिस्टर करना नहीं पड़ता है। और सर ये जो पहले जो हम लोग पढ़े थे ना ऑपरेटर्स वगैरह जो होते हैं, ओनर्स ऑपरेटर और ये एयर ऑपरेटर, मतलब ये सेम होते हैं क्या? क्यों, क्या अलग है? ओनर और ऑपरेटर और ये ऑपरेटर में क्या फर्क है? तुमने कल नहीं बताया था? मैंने कल में बताया था ना, ओनर और ऑपरेटर मतलब जब तुम प्राइवेटली खरीद लेते हो। नॉन शेड्यूल ऑपरेटर में कौन कौन आता है बताओ? नॉन शेड्यूल ऑपरेटर में कौन कौन आता है? जिस पर्सन के पास खुद का एक एयरक्राफ्ट होता है वो आता है। तुम ध्यान से सुनते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी ये दिक्कत है, समझ नहीं पाते हो। जो तुम पर्सनली एक एयरक्राफ्ट तुम ही खरीद लिया मान लो, उसको पर्सनली यूज करेगा, तो तुम किधर कब जाएगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, हाँ कि नहीं। यस सर। तो वो जो एयरक्राफ्ट है तुम्हारा पर्सनल है, तो तू ओनर बन गया। तुमको अगर प्रोफेशनली भाषा में बोला जाए, तुम एक नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर बन गया। और नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर बन गया तो तुम्हें क्या मिल रहा है? एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट या एयर ऑपरेटर परमिट मिल रहा है डीजीसी के बिहाफ में। यस सर।
तो यहाँ पे जो हम ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं K3100 में, और तुम जो बोल रहे हो कि पिछले सीआर में पढ़ रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं है। Yes, sir. और सर ये जो शेड्यूल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, शेड्यूल एयर ऑपरेटर्स, वो लोग ही शेड्यूल बनाते हैं ना, मतलब कौन सा एयरक्राफ्ट कब फ्लाई करेगा इसका। लेकिन डीजीसी अप्रूव करता है उस शेड्यूल को। ओके सर, ओके सर, थैंक चलो एंड करो। यू सर।